हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम गुंजन है और हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ सपने थे, लेकिन मुझे सपने देखने की बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ी जो मैं सारी ज़िंदगी भूल नहीं सकती थी। मुझे विश्वास नहीं आता कि कोई किसी के साथ ऐसे भी कर सकता है जो मेरे साथ हुआ। मैं तो सिर्फ 6 साल की थी, मगर मुझ पर किसी ने दया नहीं की और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। काश मेरी माँ मुझे बचा लेती तो मेरे साथ वह सब कुछ ना होता जिसे सुनकर लोगों की आत्मा भी कांप उठे। मेरा संबंध एक ऐसे घराने से था जहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीबी का राज था। हम 4 भाई बहन थे। बाबा की किसी दुकान पर काम करते थे और अम्मा किसी के घर में काम करने जाया करती थी। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी सी थी, लगभग 6-7 साल की। इसलिए मुझे बिल्कुल एक धुंधले सपने की तरह अपनी ज़िंदगी याद है। मेरी एक बहन और एक मुझसे बड़े थे भाई, और एक छोटा भाई था। घर में खाने पीने की भी इस कदर तंगी थी कि मुश्किल से एक एक या फिर कभी कभी आधी रोटी ही मिल पाती थी। हम दूसरे बच्चों की तरह स्कूल भी नहीं जाते थे। पैसे लेकर चीज़ खाना तो दूर की बात थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार हमारे गांव में मेला लगा था जिसमें जाने की हम जिद कर रहे भाई बहन जिद कर रहे थे। हमारे बाबा ने हमें सख्ती से मना किया, लेकिन हम नहीं माने और अपनी अम्मा के साथ मेले में चले गए, क्योंकि अम्मा का दिल हम सबको रोते हुए देखकर पिघल गया था। ना जाने वह कौन सा दिन था, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। जब मैं अपनी अम्मा और बाकी 3 बहन भाइयों के साथ मेले में चली गई, लोगों की इतनी भीड़ देखकर मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने अपनी बड़ी बहन की उंगली पकड़ रखी थी। मेले में तरह तरह के झूले और खाने पीने की चीज़ देखकर हमारा दिल ललचा रहा था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम कोई चीज़ खरीद सकते। मेरी बहन कहने लगी कि अम्मा मुझे झूला झूलना है, तो मैं भी कहने लगी कि अम्मा हमें जलेबी खानी है। तो मेरी अम्मा गुस्से से कहने लगी कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, मैं तुम लोगों को बस मेला घुमाने लाई हूँ। मेले की रौनक देखो और चलो जल्दी से घर चलते हैं। लेकिन अचानक से मेले में लोगों की भगदड़ मच गई। अम्मा हमें लेकर एक साइड पर खड़ी हो गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा था। फिर अम्मा ने अचानक से कहा, चलो जल्दी घर चलो, वरना हम यहाँ पर फंस जाएंगे। यह कहकर अम्मा तीनों भाई बहनों को लेकर आगे आगे चलने लगी। मैं छोटी सी थी। अचानक मेरा पैर किसी चीज़ में अटक गया और मैं वहीं पर गिर गई। मेरा हाथ मेरी बहन के हाथ से छूट गया, लेकिन कोई भी मेरे लिए रुका नहीं था। मैं अम्मा को आवाज़ देती रही, लेकिन मेले के शोर शराबे में मेरी आवाज़ कहीं खो गई। अम्मा और मेरे भाई बहन मेरी नज़रों से ओझल हो गए और मैं लोगों की ठोकरों से बचती हुई एक तरफ खड़ी होकर रोने लगी। मैंने अम्मा को बहुत आवाज़ दी और उन्हें इधर उधर तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ना तो अम्मा कहीं नज़र आई, ना ही मेरे कोई भाई बहन। मैं खड़ी बुरी तरह रो रही थी कि थोड़ी देर बाद एक औरत मेरे पास आ गई और पूछने लगी, यहाँ खड़ी क्यों रो रही हो? मैंने कहा कि मेरी अम्मा पता नहीं कहाँ खो गई हैं। तो वह औरत कहने लगी कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास ले चलती हूँ। मैंने यह बात सुनी तो रोना बंद करके उसके साथ चल पड़ी। वह औरत मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई और कहने लगी, अभी तो रात हो चुकी है, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास ले जाऊंगी। फिर उसने मुझे खाना दिया और दूध का गिलास भी। मैं बहुत खुश हो गई और मैंने खाना खाकर दूध पिया और वहीं लेटकर सो गई। जब सुबह हुई तो उसने मुझे अच्छा सा नाश्ता करवाया और कहने लगी कि यह कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। नए नए कपड़े देखकर मेरा दिल ललचा गया। मैंने जल्दी से कपड़े बदल लिए। उसके बाद उस से कहा कि आंटी, चलो मुझे अम्मा के पास ले चलो। तो वह कहने लगी, मैंने तुम्हारी अम्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। इसलिए जब तक तुम्हारी अम्मा की कोई खैर खबर नहीं मिलती, तुम मेरे पास ही रह लो। मैं यह सुनकर खामोश हो गई। मेरी आंखों से में आंसू आ गए। तो वह कहने लगी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी।
जब तुम्हारी अम्मा मिल जाएंगी तो फिर उनके पास चली जाना। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और मुझे खेलने के लिए खिलौने दिए। इस तरह मैं आंटी के पास रहने लग गई। मुझे वहाँ पर कुछ दिन गुजरे थे कि एक दिन एक और अंकल और आंटी आए और मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा कि हम आपकी अम्मा से मिले थे, मगर आपकी अम्मा ने आपको रखने से मना कर दिया है। वह कहती हैं कि मेरे पास पहले से ही बहुत बच्चे हैं, मैं गुंजन का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए अब आप हमारे साथ ही रहोगी। मैं तो बहुत छोटी सी थी, मुझे इन बातों की समझ ना आ रही थी, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया तो अंकल ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया। अब मैं उनके साथ उनके घर चली गई। उनका घर भी किसी गांव में हमारे घर जैसा ही था, लेकिन उनके घर में कोई बच्चे नहीं थे। मैं अकेली थी, इसलिए मुझे भरपेट खाने को रोटी तो मिल जाती थी, लेकिन प्यार नहीं मिलता था। पहले पहल तो मुझे अम्मा पापा की और अपने भाई बहनों की बहुत ज़्यादा याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उनको भूलने लगी और नए माँ बाप के पास ही मेरा दिल लग गया। मेरे नए पापा शहर से माल लाकर गांव की दुकानों पर सिलाई करते थे और अम्मा घर में बच्चों के कपड़े बेचा करती थी। गांव की बहुत सारी औरतें वह कपड़े लेने के लिए हमारे घर आई थी। अम्मा ने उनको बताया कि यह गुंजन है और हमारी बेटी है, हमने उसको एक अनाथ आश्रम से गोद लिया है। यह सुनकर सब औरतें मेरी नई अम्मा की तारीफ करती और मैं हैरान हो जाती कि मुझे तो किसी अनाथ आश्रम से नहीं लाया गया, बल्कि मैं तो मेले में गुम हो गई थी। फिर मुझे मेरी अम्मा याद आ जाती हैं, जिसने मुझे अपने पास रखने से मना कर दिया था। इसलिए अब मैं अपनी सगी माँ से नफरत करने लगी थी। मेरे नए मम्मी पापा ने मुझे स्कूल में दाखिला करवा दिया। हमारा छोटा सा गांव था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ स्कूल बना हुआ था। मैं भी वहीं पढ़ने लग गई। अम्मा सारा दिन घर के और कपड़े बेचने में बिजी रहती। बाबा को अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। पता नहीं मुझे यह लोग क्यों अपने साथ अपने घर ले आए थे। मुझसे कोई खास मतलब नहीं रखते थे, दोनों अपने अपने कामों में बिजी रहते थे। वह मुझे अपनी बेटी बनाकर तो ले आए थे, लेकिन बेटी वाला प्यार नहीं देते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे पता चला कि इन लोगों की शादी को 15 साल गुजर गए थे, उसके बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए यह मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आए थे। इसी तरह समय गुजरता गया। मुझे बेटी बनाकर लाने वाले अपनी बिजी ज़िंदगी में मुझे टाइम भी नहीं देते थे। मैं भी अपनी पढ़ाई और थोड़ा बहुत घर का कामों में बिजी रहने लगी थी। मेरे बाबा गुस्से के बहुत सख्त थे और अम्मा को छोटी छोटी बातों पर डांट देते थे, लेकिन मुझे कम ही डांट पड़ती थी। हाँ, बाबा का सारा गुस्सा अम्मा पर ही निकलता था और अम्मा अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालती थी। वह मुझे मारती तो नहीं थी, लेकिन अपनी बातों से मेरा दिल जरूर जलाती थी। मैं यही सोचती थी कि अगर इन लोगों को औलाद की ज़रूरत ही नहीं थी तो फिर मुझे यहाँ क्यों ले आए। शायद अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, या शायद लोगों की बातों से बचने के लिए। खैर, मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। ऐसे ही समय गुजरता गया और मैं जवान हो गई। मैंने 12वीं क्लास तक पढ़ाई कर ली। मैं पढ़ने में बहुत तेज़ थी। मैंने बाबा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे शहर भेज दें, लेकिन बाबा कहने लगे हमारे घर में बेटियाँ इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती, इसलिए मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकता। मैं खामोश हो गई और अम्मा बाबा से कम बात करने लगी। जब कुछ दिन बाबा ने महसूस किया कि मैं अब उदास रहने लगी हूँ, तो वह मेरी उदासी की वजह जान गए। वह समझ गए कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ था कि मेरी सेहत खराब रहने लगी थी, क्योंकि मैंने खाना पीना भी कम कर दिया था और किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं लेती थी। तो बाबा ने मुझे इस शर्त पर शहर भेजने का फैसला किया कि मैं कभी भी उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। मैंने बाबा से वादा कर लिया, तो उन्होंने मुझे शहर में उसी आंटी के पास भेज दिया जिसके पास से वह मुझे अपने घर ले आए थे। आंटी अब पहले से बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी वह अकेली रहती थी। उनके कामकाज करने के लिए घर में नौकर चाकर मौजूद थे। वह 24 घंटे घर पर अकेले ही रहती थी। वहाँ रहने के लिए कुछ दिन बाद मुझे पता चला
कि आंटी अपना एक मैरिज ब्यूरो चलाती हैं और जिन शादीशुदा जोड़ों को औलाद की ज़रूरत है उन्हें कहीं ना कहीं से बच्चा दे देती हैं। मुझे हैरत होती थी कि यह बच्चे कहीं उनके पास आते कहाँ से थे, और मैंने एक बार अपने मन में मचलता यह सवाल आंटी से पूछ लिया। मेरे सवाल पर आंटी पहले थोड़ा हड़बड़ा गई, फिर कहने लगी कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं और वह अनाथ होते हैं, ऐसे बच्चे कुछ लोग मेरे पास पहुँचा देते हैं, या फिर आजकल का ज़माना ख़राब है, लड़कियां शादी से पहले माँ बन जाती हैं तो वह अपने बच्चों को पहले तो जन्म देने से पहले ही मार देती हैं। लेकिन मुझे पता चल जाता है तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि 9 महीने तक तुम इस बच्चे को रखो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। 9 महीने के बाद जैसे ही बच्चे को जन्म दोगी वह बच्चा मुझे दे देना, बदले में मैं बच्चों की माँ को कुछ पैसे भी दे देती हूँ। इस तरह बच्चों की ज़िंदगी भी बच जाती है और बे औलाद जोड़ों का भी भला हो जाता है। आंटी की यह बातें सुनकर मुझे लगा था कि आंटी इतना अच्छा काम करती हैं। उन्होंने घर में ही एक कमरे में अपना ऑफिस बना रखा था। मैंने उनसे कहा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं आपके कामों में भी आपकी मदद कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने साथ हिसाब किताब के लिए रख लिया। क्योंकि मेरी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी थी और मैं हिसाब किताब में भी बहुत होशियार थी, अब धीरे धीरे मैं उनका काम देखने लग गई थी। मैं जब कॉलेज से वापस आती तो उनके ऑफिस में काम देखती और फिर शाम को थोड़ी देर पढ़ने के बाद उनके साथ बैठकर बातें करती और अपने कमरे में चली जाती। यही मेरी रूटीन थी। इसी तरह 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में मैं अपने घर में 3-4 बार ही गई थी, क्योंकि बाबा 2-3 हफ्तों में बाद शहर का चक्कर लगाते थे तो मुझसे मिलने आ जाते थे। वह हर महीने कुछ पैसे भी दे देते थे। लेकिन जब आंटी भी मुझे मेरे काम के पैसे देने लगी थी, इसलिए मैंने बाबा से पैसे लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि चलो यह पैसे मैं तुम्हारे लिए सेव करके रखता हूँ, आगे तुम्हारे भविष्य में काम आएंगे, मैं तुम्हारे लिए कमेटी डाल दूंगा। मैं बाबा की बात पर खामोश रही। मैं शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि अभी मुझे बहुत पढ़ना था। फिर ऐसा हुआ कि कॉलेज में मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। नोट्स के सिलसिले में उससे बातचीत होने लगी थी, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए रोज का साथ था और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उस लड़के का नाम समीर था। समीर का संबंध एक अमीर घराने से था। जब उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर वाले मुझ जैसी गरीब लड़की को कैसे अपना सकते हैं। समीर कहने लगा, मेरे मम्मी पापा पुरानी सोच के मालिक नहीं हैं, बल्कि उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो। समीर की बातों से मुझे कुछ तसल्ली हो तो हुई थी, मगर फिर भी दिल में अजीब से डर सता रहे थे। मुझे उसके घर वालों की तरफ से ही डर लग रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि असल समस्या मेरे घर वालों की तरफ से पैदा होगी। मैं अक्सर रात को समीर से फ़ोन पर बात करती थी, इसलिए आंटी को मुझ पर शक हो गया। एक दिन वह मुझसे पूछने लगी कि रात के समय किससे बात करती हो, क्या कोई लड़का है जिससे तुम्हारी दोस्ती हो गई है? तो मैंने आंटी से कहा कि मेरे क्लास का है और बहुत अच्छा लड़का है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह सुनकर आंटी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ख्याल रखना, तुम जिस घर की बेटी हो वह लोग शायद तुम्हें इन बातों की इजाज़त ना दे। मैंने आंटी से कहा कि समीर मुझसे शादी करना चाहता है, तो आंटी ने कहा कि चलो देखते हैं, जो होगा वह तुम्हारे सामने ही आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने दोबारा मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे उनके पास रहते हुए 2 साल होने वाले थे और कुछ ही दिन में मेरे पेपर भी शुरू होने वाले थे, इसलिए मैंने यह सब बातें सोचना छोड़ दी और अपने पेपर की तैयारी में मगन हो गई। जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था, मैं उस दिन पेपर देकर घर आई तो आंटी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि वह किसी से कह रही थी कि गुंजन को जिस गांव के मेले में से लेकर आई थी, उसे गांव में मेरी एक कजिन भी रहती है, जो गुंजन के असली माँ बाप को जानती है। यह सुनकर मैं छुपकर वहीं पर खड़ी हो गई।
क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आंटी आगे क्या बात करेंगी। लेकिन जो मैंने सुना तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आंटी फ़ोन पर किसी से कह रही थी कि गुंजन को मैंने अपने जानने वाले एक बे औलाद जोड़े को बेच दिया था, लेकिन उन्होंने अब तक मुझे पूरी रकम नहीं दी थी, जबकि वह अब जवान हो चुकी है और अब मेरे पास ही काम करती है। मैं सोच रही थी कि वह बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा कली है, क्यों ना मैं इसे किसी ऐसे के हाथों बेच दूँ जहाँ मुझे भी फ़ायदा मिल सके। यह सुनने की देर थी कि मैं आंटी के सामने चली गई। मुझे देखकर वह एकदम चौंक गई और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। उनकी तरफ खामोशी से देखे जा रही थी। वह कहने लगी कि अगर तुमने मेरी बातें सुन ली है तो यह भी सुन लो, जो मैं कह रही थी वह सब सच है। तुम्हारे अम्मा बाबा ने मुझसे जो रकम तय की थी उसका कुछ हिस्सा अभी बाकी है। अब तुम बताओ कि मुझे वह रकम मिल जाएगी या मैं खुद किसी तरह वसूल करूं। मैं यह सुनकर वहीं कुर्सी पर गिर गई। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए आप मेरे साथ कुछ ऐसा ना करें। मैं सारा पैसा आपको दे दूंगी। फिर दूसरे दिन बाबा मुझे लेने आ पहुँचे तो मैंने आंटी के सामने बाबा से पूछा कि मुझे कितने पैसों में खरीदा था, जो अब तक इनको नहीं दिए। बाबा यह सुनकर हैरान हो गए और मेरी तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मुझे कैसे पता चला। तो मैंने उन्हें सब बता दिया कि बाबा ने आंटी से कहा कि मैं आपके सारे पैसे तो दे चुका हूँ, अब आप किन पैसों की बात कर रहे हैं। तो और यह बातें आपको गुंजन के सामने करने की क्या ज़रूरत थी। तो आंटी कहने लगी कि जो पैसे तुम लोगों ने मुझे दिए थे तब तो उस वक्त वह छोटी थी, तब मुझे नहीं पता था कि यह जवानी में इतनी खूबसूरत हो जाएगी। मुझे और पैसे दो, नहीं तो मैं अपने पैसे और तरीके से भी कमा सकती हूँ। मैं ऐसे खड़ी थी जैसे मैं कोई दुकान में पड़ा हुआ सामान हूँ जिसकी बोली लग रही हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे बाबा भी गुस्से में आ गए। कहने लगे, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं आपके खिलाफ पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। जो भी काला धंधा आप करते हैं सब कुछ पर्दाफाश कर दूंगा। इतना सुना था कि आंटी थोड़ा डर गई थी। मैं भी हैरान होकर बाबा का मुंह देखने लगी। कौन से काले धंधे की बात कर रहे थे ये लोग। बाबा कहने लगे कि मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और अब ये आपके पास नहीं रहेगी। तब आंटी ने गुस्से में आकर बाबा को समीर के बारे में बता दिया कि आपकी बेटी तो नए गुल खिला बैठी है। बाबा यह सुनकर और भी गुस्से में आ गए और मुझे लेकर गांव चले गए। गांव जाकर अम्मा को सब बता दिया तो अम्मा मुझे मारने लगी और बाबा से कहने लगी, मैंने कहा था ना कि किसी पराये का खून कभी अपना नहीं होता। देख लो यह लड़की हमें क्या दिन दिखाना चाहती है। बाबा कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, 1 हफ्ते के अंदर ही मैं इसकी शादी कर दूंगा। अगर यह हमें परायापन दिखा सकती है तो मैं भी इसे दिखाऊंगा कि परायापन क्या होता है। आज तक मैंने इसका बाप बनकर इसकी परवरिश की है, लेकिन अब यह देखेगी कि मेरी नाक कटाने का क्या अंजाम भुगतेगी। यह कहकर बाबा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं उस दिन बहुत रोई, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैं अपने सगे माँ बाप को बुरा भला कहती रही और यह सोचती रही कि मेरी माँ जानबूझकर मुझे छोड़ गई थी। लेकिन हकीकत तो यह थी कि वह बेचारी आज तक मेरे लिए तरसती होगी। आंटी ने मुझे मेले से अगवा किया था और फिर पैसे लेकर इन लोगों को बेच दिया था जिन्होंने मेरी कदर ही नहीं की। इससे अच्छा होता कि यह लोग मुझे मार देते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पता नहीं मैं किस गांव से थी और मेरे अम्मा बाबा कौन थे। यही सब बातें सोचते हुए मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था, लेकिन मेरे रोने धोने का किसी पर कोई असर नहीं हुआ और बाबा ने न जाने किस से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, अपने बाबा के हाथ जोड़कर विनती की कि मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ और वह बहुत अच्छा लड़का है और मुझे वह भी बहुत प्यार करता है। मेरे साथ यूँ जोर ज़बरदस्ती ना करें। लेकिन मेरे मुंह से किसी गैर लड़के का नाम सुनकर तो पुराने ख्याल के मेरे बाबा और भी गुस्से से दहाड़ उठे। उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। मैं लड़खड़ा कर गिर गई थी। वह कहने लगे, जहाँ तेरी शादी तय की हुई है वही तेरी शादी होगी
और शादी के बाद तेरा हमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। हम पहले भी बे औलाद थे और तुझे इस घर से भेजने के बाद भी बे औलादी की ज़िंदगी जी लेंगे। और बाबा ने जो कहा था उसके अनुसार 1 हफ्ते बाद मेरी शादी तय कर दी। समीर का प्यार दिल में दफन करके मैं नैतिक की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। नैतिक का संबंध बहुत गरीब घराने से था। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके बाप का देहांत हो चुका था और उसकी माँ मेरा जीना हराम करने के लिए अब तक जिंदा थी। नैतिक उम्र में मुझसे डबल था, देखने में भद्दी शक्ल सूरत का था। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे अम्मा बाबा ने क्या देखकर मेरी शादी नैतिक से कर दी थी। उनकी अपनी बेटी होती तो कभी भी उसके साथ ऐसा ना करते। उन्होंने तो ना जाने मुझसे कौन सा बदला लिया था जो मेरी ज़िंदगी नरक बना दी थी। मेरी सास बिल्कुल एक रिवायत सास थी। हर वक्त उसके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता रहता जो मेरा दिमाग खराब कर देता था। कभी वह मुझे बद किरदार और बदतमीज होने के ताने देती, तो कभी मेरे लिए किए गए हर काम में नुक्स निकालकर मुझे जलील कर देती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। इसी वजह से वह मेरे साथ और भी बुरा रवैया रखती थी। अपनी माँ की तरह नैतिक भी बददिमाग और जाहिल आदमी था। अगर वह दिल का अच्छा होता तो शायद धीरे धीरे मैं उसे अपना पति स्वीकार कर लेती। शादी के शुरू में तो मैंने समझौता करने की कोशिश की, लेकिन नैतिक अनपढ़, जाहिल, गंवार और पुरानी सोच का मालिक था। अगर मैं अच्छे से तैयार होकर बैठ जाती तो वह शक करने लग जाता और कहता कि किसी और से मिलने जा रही हो जो इतना तैयार होकर घर में फिर रही हो। शरीफ औरतों के यहाँ लक्षण नहीं होते। उसकी यह बकवास सुनकर मेरा दिल और भी उससे बुरा होता चला गया। फिर तो मैं उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती थी। मैंने उससे बातचीत करना अब बिल्कुल बंद कर दिया था। अब तो धीरे धीरे नैतिक ने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। वह अपनी माँ के भड़काने में आता और मुझे बुरी तरह पीट दिया करता। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। अपनी माँ के कहने पर नैतिक ने मुझे डंडों से पीटा था। मेरे अंदर गुस्सा और नफरत की आग भड़क उठी थी। मैंने नैतिक के हाथ से डंडा खींच लिया और अपनी सास के पास जाकर खड़ी हुई। मैंने डंडा उठाते हुए कहा कि अगर मुझसे आज के बाद पंगा लिया तो ये डंडा तुम्हारे सर पर मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। बहुत सह लिया। मैंने तुम लोगों के जुल्म सितम को। आगे से मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो मैं इतनी जोर से चीखी कि नैतिक और उसकी माँ सहम गए थे। मैं घायल शेरनी की तरह बिखर पड़ी थी। मेरी सास मेरा यह रूप देखकर डर गई और कमरे में जाकर बंद हो गई। उसके बाद मेरी सास ने बोलना कुछ कम कर दिया था क्योंकि वह डर गई थी। उसे लगने लगा था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब नैतिक की माँ ने उसे भड़काना बंद कर दिया था तो वह भी कुछ ठंडा पड़ा हुआ था। लेकिन मैंने अपने आप को कमरे तक ही सीमित कर लिया था। मैं सिर्फ उसी समय कमरे से बाहर निकलती जब खाना बनाना होता। खाना बनाकर अपना खाना लेकर मैं कमरे में आ जाती और फिर कमरे से नहीं निकलती थी और ना मैं उन लोगों से कोई बात करती थी। एक दिन मैंने घर से भाग जाने का प्लान बनाया और मुझे जल्दी ही मौका मिल गया क्योंकि मेरे सास के रिश्तेदारों के यहाँ शादी थी। मैं खराब तबीयत का बहाना करके घर में रुक गई। जब दोनों माँ बेटा शादी पर चले गए तो पीछे से मैंने अपना बैग तैयार करके घर से निकल गई और उस शहर चली गई जहाँ मैं पढ़ती थी। वह शहर और वहाँ के रास्ते मेरे लिए नए नहीं थे। मैं सीधे अपने दोस्त के पास गई। उसने मुझे अपने घर में पनाह दी और कहा कि मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगी। मैं 1-1.5 हफ्ता उसके घर रही। फिर उसके पापा ने अपने जानने वाले से कहकर मेरे एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब लगवा दी। मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इसी वजह से वह जॉब मुझे आसानी से मिल गई। जॉब शुरू होने के बाद मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई और मैंने एक अच्छे वकील से बात करके तलाक का नोटिस नैतिक के घर भिजवा दिया क्योंकि मैं जानती थी नैतिक जैसा जाहिल इंसान आराम से मुझे नहीं छोड़ेगा। जब इस शहर में आई थी तो
समीर की याद ने मुझे तड़पा कर रख दिया था। जब शादी हुई तो मैंने समीर से सारे संबंध ख़त्म कर लिए, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी शादी हो गई है तो अब समीर के बारे में सोचना पाप है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं समीर को दिल से निकाल नहीं पाई थी। जी चाहता था कि समीर से एक बार बात करूं, लेकिन फिर सोचती थी कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूं, वह भला मुझे क्यों प्यार करेगा और क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। बस यही सोचकर मेरे हाथ रुक जाते। मुझे जॉब करते हुए जब 1 महीना पूरा हुआ तो कंपनी के मालिक ने मुझे ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया। वह मेरे काम से बहुत खुश थे, लेकिन जब मैंने कंपनी ज्वाइन की उस समय वह विदेश में थे। इसी वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। मेरे साथ काम करने वाले बता रहे थे कि यह कंपनी बिल्कुल नई है और एक यंग लड़का इसका ऑनर है जो बहुत मेहनती और अच्छे दिल का मालिक है। अब मैं अपने बॉस के से बगैर मिले ही उनसे इम्प्रेस हो गई, क्योंकि मुझे यह भी पता चला था कि मेरे बॉस का संबंध पहले बहुत गरीब घराने से था और वह अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा है। और फिर उस दिन मैं बहुत खुश हुई थी कि मैं अपने बॉस से पहली बार मिल रही थी। जब मैं उनके केबिन में गई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह बिल्कुल ही जवान लड़का था। मुझे उससे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारे नौजवान अभी अपने फ्यूचर को लेकर इस कदर मैच्योर हैं। बॉस से मेरी पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की और मेरी सैलरी में भी बढ़ोतरी कर दी। मैं उस दिन खुशी खुशी वापस हॉस्टल गई तो मेरे नाम से आए हुए तलाक के कागजात मुझे मिल गए थे। मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि नैतिक जैसे जाहिल इंसान से मेरी जान छूट गई थी। अब मैं आज़ाद थी और अपनी ज़िंदगी का सही फैसला कर सकती थी। मैंने ना तो अपने माँ बाप से कोई कांटेक्ट किया, ना ही उस आंटी से, क्योंकि मैं जानती थी वह सब लोग ही मेरे साथ वफादार नहीं थे। इसी वजह से मैं बस अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने लिए कोई अच्छा फैसला करना चाहती थी। कुछ दिन बाद बॉस ने दोबारा मुझे ऑफिस में बुलाया और कुछ नए काम के मेरे हवाले कर दिए। मैंने अपना बेस्ट देते हुए काम भी बड़े अच्छे तरीके से करके बॉस के सामने रख दिया, तो वह बहुत खुश हो गए और उन्होंने मुझे अपने साथ लंच करने का ऑफ़र किया। मैं कुछ हिचकिचा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ ले, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साथ लंच करेंगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया और मुझे अपने दोनों भाई याद आ गए जो सालों पहले मुझसे बिछड़ गए थे। मैं बॉस के साथ लंच पर चली गई। इस दौरान उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैं अपने बारे में उन्हें शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया, लेकिन वह कहने लगे, पता नहीं क्यों आपसे मुझे अपनापन महसूस होता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको दीदी कहकर पुकार सकता हूँ। मैंने खुशी से उनको इजाज़त दे दी और उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर भी लिया और कहने लगे, जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बिना झिझक कॉल कर लेना। उस दिन के बाद कभी कभी मेरी उनसे फ़ोन पर बात हो जाती थी। और फिर एक दिन जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं ऑफिस नहीं गई तो मुझे कॉल आई। वह कहने लगे कि मैं आपके हॉस्टल के बाहर बैठा हूँ, आप जल्दी से आ जाएं, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने पहले तो उनको मना कर दिया, मगर वह नहीं माने। फिर मैं नीचे उतर आई और बुखार भी मौजूद था। वह मुझे क्लिनिक पर ले गए। डॉक्टर्स ने मुझे कुछ दवाइयाँ लेकर दी। वापसी पर उन्होंने मुझे खाने का ऑफ़र किया। खाना खाने के बीच बातों बातों में उन्होंने अपनी फैमिली का जिक्र किया तो बताने लगे कि उनका संबंध एक गांव से है। वह 4 भाई बहन हैं। उनके माँ बाप का देहांत हो चुका है, बहनों की शादियां हो गई हैं और बड़ा भाई भी शादीशुदा है, इसलिए वह शहर में अकेले ही रहते हैं। हाँ, लेकिन अपनी बहन और भाई से मिलने उनके घर जाते रहते हैं। मैं उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गई। उनसे पूछने लगी, आपकी कितनी बहनें हैं? उन्होंने कहा, मेरी 2 बहनें हैं, मगर मैं सिर्फ एक से मिलता हूँ, क्योंकि मेरी एक बहन बचपन में ही खो गई थी। यह सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और मैंने उनका नाम लेकर पुकारा। दरअसल मेरे बॉस का नाम तो देव था और हम उसे देवू कहकर पुकारते थे। जब मैंने उसको देवू कहा तो वह भी उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आप मेरी बहन गुंजन दीदी हो। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी।
मैं बस रोए जा रही थी और अपने भाई से गले मिलकर सदियों से बेचैन दिल को सुकून दे रही थी। मेरे भाई ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप कराया और फिर सीधा अपने घर ले गया। उसने बताया, जब तुम खो गई थी तो अम्मा बाबा ने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। मगर वह जब तक जिंदा रहे तुम्हें ढूंढने की कोशिश करते रहे और फिर तुमसे मिलने की उम्मीद लिए हुए ही इस दुनिया से चले गए। मैंने देव से बहन और भाई का पूछा तो वह कहाँ है, कैसे है, तो उसने मुझे सबके बारे में बताया। मैंने कहा मुझे अपने भाइयों से मिलना है। देव ने कहा, भाई इसी शहर में रहता है, मैं तुम्हें उनसे मिलाने ले चलूँगा। वह सभी इसी शहर में रहते हैं, सिर्फ बड़ी दीदी जो गांव में रहती हैं। मेरा दिल बड़ा बेचैन था सबसे मिलने को, और मेरे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इस तरह अचानक मुझे मेरा परिवार मिल जाएगा। फिर वह मेरे बारे में पूछने लगा तो मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। सारी बातें सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन फिर उसने भी भगवान का धन्यवाद किया कि मैं उसे मिल गई। उसने मुझे जॉब करने से मना कर दिया। कहने लगा, अब तुम घर में बैठकर ऐश करो, तुम्हारा भाई है ना। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। देव ने बड़े भाई को फ़ोन करके सारी बात बता दी और दीदी को फ़ोन करके बड़े भाई के घर पर ही बुला लिया। वीकेंड पर देव मुझे लेकर घर गया। हम सब एक दूसरे से मिलकर काफ़ी देर तक रोते रहे और बड़ी देर तक बातें करते रहे। बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने हमें बड़े प्यार से ट्रीट किया। और जब एक दिन मेरे भाइयों ने मुझसे मेरी आगे की ज़िंदगी के बारे में पूछा कि मैं अब आगे क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि मैं शादी करके अपने घर पर सेटल हो जाऊँ, मेरे दिमाग में फिर से समीर का ख्याल आया। मैंने देव से कहा कि मैं एक बार बस समीर से मिलना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों दिल में उम्मीद बसी हुई थी कि शायद अभी समीर मुझसे मोहब्बत करता होगा, और इसी उम्मीद की आस पर मैं समीर से मिलने चली गई। वह अपने बाप का बिजनेस संभालने लगा था। मेरे पास उसका नंबर मौजूद था। मैंने उसे कॉल किया। कॉल करते हुए मेरी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत करते हुए उसका नंबर डायल किया। मेरी आवाज़ सुनकर वह खुश हो गया था। मैंने उसे मिलने के लिए कहा, एक होटल बुलाया। एक दूसरे को देखकर हम काफ़ी खुश थे। समीर की आंखों में चमक आ गई थी। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरी शादी की और तलाक की बात सुनकर पता नहीं समीर के चेहरे की चमक अचानक से गायब हो गई थी। वह कहने लगा, दरअसल मेरे माँ बाप ने भी मेरा रिश्ता तय कर दिया है और कुछ ही दिन में मेरी शादी भी हो जाएगी। मैं समझ गई थी कि समीर एक शादीशुदा और फिर उसके बाद तलाकशुदा लड़की से शादी नहीं करना चाहता है। मैंने भी अपने दिल के जज्बातों को थपक कर सुला दिया। जब समीर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला था तो मैं उसके कदम क्यों रोकती। मेरे बहन और भाइयों ने मेरे ऊपर बहुत जोर डाला कि मैं शादी कर लूं, लेकिन अब शादी और प्यार जैसे रिश्तों से मेरा दिल उठ चुका था। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। सबके लाखों मनाने पर भी मैं नहीं मानी, और फिर मेरी दीदी और दोनों भाइयों को मेरी जिद के आगे हथियार डालने पड़ गए। कुछ ही समय बाद हम सब ने मिलकर देव की शादी की थी। शादी का यह फंक्शन मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार फंक्शन रहा था, क्योंकि इस फंक्शन में मेरा परिवार मेरे साथ था। ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं बस अंदर यह खालीपन सा महसूस होता है। शायद मैं समीर को अपने दिल से निकाल नहीं पाई हूँ और ना ही कभी निकाल पाऊँगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या समीर को भूलकर मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर समीर के प्यार को दिल में बसाए यूं ही ज़िंदगी गुजार देनी चाहिए? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। और पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।